हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, ऑल रेलवेज एग्ज़ाम आत्मविश्वास मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो ये सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट है। हम इसको लगाएंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है जी। तो बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए भी, आरआरबी ग्रुप डी या जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं रेलवे के, उसके लिए आप इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। ठीक है जी। तो हम देखेंगे इसको आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू होता हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये मार्कर आएगा, तो मेरा ये मार्कर स्क्रीन पॉज होने के बाद चलता है। ठीक है जी। तो ये तभी काम करता है जब स्क्रीन पॉज हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिख रहा होगा। तो ये टाइम रुका हुआ नहीं है, टाइम बैकएंड में चल रहा है, बट ये मार्कर आ गया है और स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से ये टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा है। ठीक है जी। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें। जैसे ही देखो मैं इस मार्कर को हटाता हूँ, तो ये अपने आप टाइम वहाँ से कंटिन्यू दिखने लगेगा। ठीक है। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा जैसे मर्जी ले। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हो। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी में। ठीक है जी। तो चलिए, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। अर्जुन दक्षिणोन्मुख है, तो यानी अर्जुन जो खड़ा है वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है ना। सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। ठीक है जी। तो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है, वहां से बिंदु बी पर पहुंचने के लिए वह पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। तो यहाँ से इसने पूर्व की ओर चला 15 मीटर। ठीक है। फिर 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो फिर ऊपर उत्तर है, तो यहाँ पे इसने 20 मीटर चला। ठीक है। फिर 15 मीटर पूर्व की तरफ चलेगा, फिर 15 मीटर पूर्व की तरफ चला इसने। ठीक है। और फिर 20 मीटर उत्तर की तरफ, तो फिर 20 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। उसके प्रारंभिक बिंदु और बी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, तो यहाँ पे कितना चला था, 20 मीटर चला था। ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये जो प्रारंभिक बिंदु था और अब ये जो बी पे पहुंच चुका है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है जी। तो आपको पता है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ये यहाँ से ये जुड़ जाए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। तो नीचे का ये बेस कितना हो जाएगा, 15 मीटर ये, 15 मीटर ये, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये 20 मीटर है और यहाँ पे ये 20 मीटर है, तो ये टोटल कितना हो गया, 40 मीटर। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है, कर्ण का वर्ग जो होता है, ये जो एक कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनिस हो जाएगा, तो इसका वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जो कि 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का 900, तो ये कितना हो गया 2500। तो 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है। चलिए इसमें कोई पैटर्न होगा, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट को आगे पीछे करके इसने दिया होगा, तो उसको कैच करने की कोशिश करिए। यहाँ से पी जो है ये एंड में चला गया। ठीक है। यहाँ से आर एंड में जाना चाहिए, आर एंड में नहीं गया। ठीक है। यहाँ से आई एंड में चला गया, आई एंड में चला गया, यानी कि एक छोड़ के एक, दो पैटर्न इसमें लग रहे होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ से पी इधर चला गया, लेकिन यहाँ से आर इधर नहीं गया, बट यहाँ से आई तो इधर चला गया। तो देखें क्या हो रहा है, इसमें पी इधर चला गया एंड में और आर शुरू में आ गया। ठीक है। यहाँ पे आई एंड में चला गया, टी शुरू में आ गया। ठीक है। तो फर्स्ट से सेकंड पे हो रहा है, सेकंड से थर्ड पे देखें क्या हो रहा है, सेकंड से थर्ड पे हो रहा है क्या, आई शुरू में आ गया, यानी कि तीसरे नंबर का जो है वो शुरू में आ गया है, आई शुरू में आ गया, और उसके बाद जो लास्ट का ये पी है वो थर्ड पे आ गया लास्ट से। ठीक है। तो इसमें वही हुआ, पहले वाला लॉजिक देखो, पहले वाला लॉजिक है कि शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में, तो पी एंड में और आर शुरू में आ गया। ठीक है। अब सेकंड वाला लॉजिक क्या है कि भाई जो
तीसरे नंबर का है वो पहले पे आ जाएगा, और जो लास्ट वाला है वो थर्ड लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तीसरे पे आई है तो ये पहले पे आ गया आई। ठीक है, इसमें पी लास्ट में है तो ये लास्ट से थर्ड पे आ गया। अगेन इसमें वही पहले वाला लॉजिक दिखेगा कि पहले वाला लास्ट पे चला गया, लास्ट वाला पहले पे आ गया। अगेन अब इसमें जो है वो दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जो तीसरे नंबर पे है वो तो पहले आ गया, है ना, इसकी तरह सेकंड वाले की तरह जो तीसरे नंबर पे था। एक सेकंड, दूसरे में क्या लॉजिक था, तीसरे नंबर पे जो था वो पहले आ गया, हाँ ठीक तो है। तो इसमें जो तीसरे नंबर पे है, ओहो ना 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 ना, यहाँ से देखना पड़ेगा आपको, यहाँ से इससे इस पे जा रहे हैं ना, तो इससे इस पे जाने में क्या हो रहा है। हम्म आई, ये वाला जो यहाँ पे आई है वो पहले पे चला जाएगा, तो सही तो बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, तो ये तीसरे नंबर का जो है पहले पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो पी है वो थर्ड लास्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आई है वो थर्ड लास्ट पे आ जाएगा। तो शुरुआत में आर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फोर्थ नंबर पे देखना है शुरुआत में आर है क्या, शुरुआत में आर है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो लास्ट का है, ये जो लास्ट का है ये थर्ड लास्ट पे आ जाएगा, यानी कि आई जो है वो थर्ड लास्ट पे आना चाहिए। तो आई इसमें थर्ड लास्ट पे नहीं आ रहा, तो लास्ट वाले में ही होगा, केवल थर्ड लास्ट पे। देखें, देखो ये रहा थर्ड लास्ट पे। ठीक है, इस तरीके से आपको डिकोड करना पड़ेगा इसको, और इसमें दो लॉजिक भी आ जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आप जब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको पता चल जाना है। ठीक है, चलिए, बसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से गूंज उठता है। बागुरुम्बा कहाँ का है ये बताना है गायन, तो बागुरुम्बा कहाँ का है, नहीं पता, आगे बढ़ते हैं, बाद में देख लेंगे इनको, है ना, लास्ट में। इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में देखें इसने क्या बोला है भाई। यदि 50 फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल 50 खेलते हैं, 40 क्रिकेट खेलते हैं तो ये फुटबॉल 50 खेलते हैं, क्रिकेट 40 खेलते हैं, अरे 40 खेलते हैं। ठीक है, और 30 बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल 30 खेलते हैं। पूछा क्या है, फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाले लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है। तो फुटबॉल और क्रिकेट वाले हमें निकालने हैं और बास्केटबॉल को साइड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस फुटबॉल को देखूं, पूरे फुटबॉल में मेरे को ये वाला निकालना है, ये वाला हिस्सा जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल को अगर मेरे को निकालना है तो फुटबॉल 50 लोग खेलते हैं, अब उसमें मुझे ये सब हटाने पड़ेंगे, 14 5 ये 7 ही हटाने पड़ेंगे, है ना, केवल फुटबॉल वाले निकालने हैं मेरे को। तो 50 में से मैंने 14 और 7 21 5 26 हटा देना है, तो 26 हटा देंगे तो ये अंदर वाला पार्ट कितना बचेगा, 26 हटा दी तो 24 बचा। ठीक है, ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा क्रिकेट में, तो क्रिकेट में 40 लोग हैं और ये सब मेरे को हटाने पड़ेंगे, केवल ये क्रिकेट वाले देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 9 5 14 14 28, तो 28 अगर इसमें से घटा दिए तो कितने बचे, तो इसमें कितने बचेंगे, 9 5 14 14 28 हटा दिए तो इसमें बचे हमारे 30 40, इसमें 12 बचे हमारे, है ना, 12 बचेंगे ना, 9 5 14 14 28, तो इसमें 12 बचे। ठीक है, तो ये वाले जो है ना, ये वाले ये केवल 12 बचे, और ये जो खाली फुटबॉल खेलते हैं ये 24 बचे। तो इसने पूछा है या क्रिकेट खेलने वाले, कहाँ गया, या तो फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाले, तो फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे 24 और ये 12, तो ये जो 14 है ना, ये जो 14 है इसको भी काउंट करना करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो 14 हमने हटा दिए, और ये 14 वो हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इसमें से कोई ना कोई एक गेम तो खेल ही रहे ना ये 14 भी। 24 ऐसे हैं जो केवल केवल फुटबॉल खेलते हैं, 12 ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, और 14 ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, है ना, इनसे अलग, क्योंकि इसको हमने माइनस कर दिया था, तो इनको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये 14 वाले जो है ये या तो फुटबॉल या क्रिकेट दोनों में से खेल तो रहे हैं ना ये, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 20 30 6 36, या तो 36 आंसर होगा, या फिर 36 4 40 और 10 50, या फिर 50 आंसर होगा। 36 ऑप्शन में नहीं है तो 50 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दे दिया भाई इसने, अंगूरों, अच्छा अच्छा, अंगूर के गुच्छे को कहते हैं बंच। ठीक है, तो ये जो भेड़ है, भेड़ के गुच्छे को कहते हैं फ्लॉक, ये आपने इंग्लिश की वोकैब में पढ़ा होगा ना, फ्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ये अभी पीवाई क्यू का ही है ना, अ, कौन थे, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के, हाँ यही थे, और ये शायद अभी किसी पीवाई क्यू में आया हुआ है, पीवाई क्यू का तो है ही।
नामदफा। नामदफा कहाँ का नेशनल पार्क है? अरुणाचल प्रदेश का, बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखिए पॉज करके जल्दी से, और फिर हिंदी में देखेंगे। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक नामक पुस्तक किसने लिखी? इमोर्टल ऑफ मेलुहा, ये PYQ का भी और शायद मॉक में भी किसी में आया, तो अमीश त्रिपाठी इस पुस्तक के लेखक हैं। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, और मेलुहा किसको कहते थे आपको पता है ना? एंशियंट हिस्ट्री में जाइए, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए और फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? मार्कर बदल दो भाई। हम्म इसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो सभी को 6 से विभाजित करके देख लो, तो इसको 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 2 इधर गया, 6 18 और 5, तो 5 बचा इधर। इसमें कितना बचेगा? 6 दूनी 12, 6 18, 3 बचा, इंटू 6 दूनी 12, एक 6 दूनी 12, एक बचा, तो ये हो गया 5 या 15, तो 15 को अगर 6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2। 6 दूनी सॉरी 3, 6 दूनी 12 और 12 3 15। इस तरह से जब दिया जाए तो एक एक को इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, जो जो शेषफल आएगा ना फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका जो शेषफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बचेगा इसका शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, और फिर हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। क्या बोला इसने? 9 मित्र हैं, ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, केवल 3 व्यक्ति जी से छोटे हैं। तो जी से छोटे अगर हम इस तरीके से देखें, जी से छोटे 1 2 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति जी से छोटे हैं, जो डी से ठीक छोटा है, जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन है? जी, तो जी जो है वो डी से ठीक छोटा है। केवल 3 व्यक्ति जी से छोटे हैं, जो डी से ठीक छोटा है, तो जी जो है वो डी से ठीक छोटा है, तो डी से ठीक छोटा है जी। ठीक है, आई और बी जो कि केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, आई और बी, बी जो कि मतलब सेकंड वाला बी जो है वो केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, तो बी केवल 2 व्यक्तियों से लंबा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो बी, है ना, इससे 2 ही व्यक्ति तो छोटे हैं बस, तो ये केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है बी। और इसने बोला आई और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो आई और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो बी यहाँ पे हो गया 1 2, तीसरा ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आई, तो आई और बी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, एफ आई और ए दोनों से लंबा है, एफ जो है वो आई और ए दोनों से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, तो आई से लंबा है एफ, और ए से भी लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, तो इसके ऊपर भी एक व्यक्ति होगा एफ से। ठीक है, टोटल 9 है ना, तो एक बार गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब क्या बोला इसने? ई एच से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, तो ई जो है वो एच से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। सी एफ से लंबा है, समूह में तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है ये बताना है। तो भाई 1 2 3, तीसरा तो वैसे भी आई दिख रहा है ना, तो अब और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सबको बिठाने की जरूरत ही नहीं है। जब थर्ड नंबर पे मेरे को आई दिख रहा है तो बस खत्म काम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट छांटना है इसमें आपको, तो देखो भाई चारों फिगर्स को ध्यान से देख लेना, दिख गया ना, इसमें जो एक लाइन है बाकी सब में इसमें एक लाइन नहीं है, तो बस इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। कि 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभाकार क्यूबॉइड कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई, यानी कि ये डायगोनल पूछ रहा है ना, जो कमरा है कमरे में जो सबसे लंबी छड़ी रखी जा सकती है वो उसका डायगोनल होती है, ठीक है ना, ऐसे इसमें जो डायगोनल आएगा वो, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, तो एल स्क्वायर कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100, प्लस बी का स्क्वायर 36, 6 6 36, प्लस एच का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100 100 200, तो रूट के अंदर 200, तो अगर मैं 200 को लिख दूं 100 इंटू 2, तो 100 तो बाहर आ जाएगा, रूट से 10 बन जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 2, तो रूट 10√2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इसको ध्यान रखना है, जो छड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे लंबी छड़ी कौन सी रखी जा सकती है, तो उसमें होता है उसका डायगोनल विकर्ण निकालना होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये हमने एक मॉक में गलत किया था, उस दिन के बाद से आज तक भूलना नहीं है इसको, ठीक है, मैंने गलत किया था तो मैं उसको याद कर लिया था, फिर अब नहीं भूलते इसको। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है, स्पोर्ट्स डे जो है वो हम मनाते हैं 29 अगस्त को। ठीक है जी, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से पॉज करके, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां हमारे यहाँ पे हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है,
पॉज करके पढ़िए इंग्लिश में जल्दी से, फिर हम देखेंगे हिंदी में। क्या बोल रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद में एक संख्या है। तो हमें देखना है अक्षर, और अक्षर के पहले एक चिन्ह बाद में एक संख्या। तो अक्षर देखें, ये रहा, पहले चिन्ह एक संख्या, बिल्कुल सही, एक हो गया ये, एक। ठीक है, अक्षर अक्षर ये रहा, इसके पहले चिन्ह नहीं है। अक्षर ये रहा, पहले चिन्ह नहीं है। अक्षर पहले चिन्ह नहीं है। अक्षर पहले चिन्ह और एक संख्या है, ठीक है। अक्षर 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 ये रहा, इसके पहले एक चिन्ह बाद में एक संख्या, ठीक है। तो ये तीन, एक दो तीन, एक ये, एक ये, एक ये, तीन जोड़े मेरे को ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ठीक है। अक्षर के पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या, ठीक है ना, प्रतीक संख्या, तो तीन ही दिखाई दे रहे हैं। और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसका आंसर तीन है, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए और फिर हिंदी में देखेंगे। पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या होती है। वॉलीबॉल में जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 2 3 4, 2.43। ये PYQ क्वेश्चन है, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन घोट के पी जाने हैं आपको, ठीक है, गारंटीड आता है। और ये होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है ना। इसमें आपको मतलब ऐसा नहीं है कि अनसर्टेन क्वेश्चन आ गया, पता ही होगा, वही PYQs आपको रटने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A से संबंधित है। 350A, ये भाषा से संबंधित है कुछ। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, हिंदी भाषा के विकास की दिशा। ये तो शायद 351 है, आई थिंक। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये तो इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये मैंने देखा है क्वेश्चन, क्योंकि ये PYQ का ही है, और रिसेंटली किसी एग्जाम में आया होगा, ये 23-24 वाले में किसी में आया होगा। 300 350A, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी ये होता है आई थिंक 350A में या B में। प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, इन दोनों में से एक होना चाहिए। इसको लगाते हैं ना, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये शायद B में होगा आई थिंक। ये दोनों ही इनमें से ही कुछ है, क्योंकि ये PYQ में पढ़ा तो था मैंने, बट उतना ठीक से शायद। चलो अब देख लेंगे, अगर गलत होता है या सही जैसे भी होता है, इसको दोबारा से देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए हिंदी में देखें इसको क्या कह रहा है। एक आदमी P से Q तक 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, Q से P तक 12 की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी औसत गति बतानी है। देखो ये P है, ये Q है, ये यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2 × AB अपॉन में A+B, ठीक है। तो 2 × AB रखें, तो 2 × A और B जो होती है, इसकी दोनों स्पीड्स होती हैं। तो पहले किस स्पीड से गया, 10 की स्पीड से गया, फिर 12 की स्पीड से गया, अपॉन में दोनों स्पीड्स का जोड़, यानी कि 22। 10 और 12 22 हो गया, ठीक है। 2 से काटा, 2 एकम 2, 11, तो ये हो गया 120/11। तो इसको तोड़ो, तो 11 धाम 110, और उसके बाद 110 के बाद 10 बचा, और ये 10 सही, 10/11, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद देखेंगे हिंदी में। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। सिंपल, इसको जैसे बोल रहा है वैसे कर दो। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, तो एक्स कह रहा है, एक्स एक व्यक्ति है, कह रहा है कि वह मेरे पिता, तो एक्स का कोई पिता है, मेरे पिता के पिता, तो पिता के भी पिता है, की पोती, तो पिता की पोती यानी कि इसकी कोई बहन होगी, वो पोती का पति है, तो इसकी बहन का ये पति होगा, ठीक है। कौन, वाई, वाई का संबंध दिखा रहा है ना, एक्स ने वाई का परिचय दिया, ठीक है। वाई एक्स से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ये इसकी बहन का पति है, तो ये जीजा लगेगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे आपको रख देना है बस। चलिए पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी और इतिहास में समान अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। इतिहास और गणित के अंकों का रेशियो ये है। उसने तीनों विषयों में कुल 60% अंक प्राप्त किए।
प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। उसके इतिहास में प्राप्त अंक बताने कितने हैं। देखो अंग्रेजी और इतिहास में उसने समान अंक प्राप्त किए हैं। इतिहास और गणित में रेशियो ये है, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश, हिस्ट्री और मैथ्स, यही है ना। हिस्ट्री और मैथ्स में उसका रेशियो है 3:4। ठीक है। और ये बोल रहा है कि इतिहास और अंग्रेजी में उसने समान अंक प्राप्त किए हैं, तो जितने हिस्ट्री में उतने ही इंग्लिश में भी हैं। ठीक है। तो कुल रेशियो ये है। और ये बोल रहा है हर एक पेपर 100 नंबर का है, तो कुल मिला के 3 पेपर 300 नंबर के हो गए। और उसने बोला कुल सभी विषयों में कुल मिला के उसको 60% अंक मिले हैं। तो 300 का 60% कितना हो गया, 6×18 180 अंक मिले हैं इसको। ठीक है। बट अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर इंग्लिश में 3 मिले, हिस्ट्री में 3 मिले, मैथ्स में 4, तो कुल मिला के कितने अंक मिल गए इसको, 6×4 10 अंक मिल गए। और 10 अंक की वैल्यू दे रखी है 180, एक्चुअल वैल्यू 10 अंक की 180 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 18 हो गई। पूछा गया है इतिहास में, तो इतिहास में इसको 3 रेशियो मिले हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू 18 है, तो 3 रेशियो की 54, 18×3 = 54, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। दो पूर्णांकों का योगफल इतना है, यदि एक पूर्णांक -24 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। दोनों को जोड़ दो, 7×4 = 11, 7×4 = 11, 4×2 = 6 और 1 7, ऑप्शन नंबर डी है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया क्या किया मैंने, देखो दोनों पूर्णांक का जोड़ है, तो मैंने कहा एक x है और एक कितना है, -24 है, ये बराबर कितना है 47। तो कुल मिला के जब ये माइनस की संख्या होगी तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये इधर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना 24। तो 7×4 = 11, 4×2 = 6 और 1 7, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से और फिर देखेंगे हिंदी में। समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, में से किस अध्ययन में निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है। संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे का कारण, ये भी एक मैक्रो इशू है बेरोजगारी का, बिल्कुल सही। कुल उत्पादन का निर्धारण, बिल्कुल टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो भी यहीं पे, नेशनल इनकम और जीडीपी ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं ना, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। समष्टि होता है मैक्रो और व्यष्टि होता है आपका माइक्रो। चलिए पॉज करिए जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को और फिर देखेंगे हिंदी में। यदि कार्य का 1/4 भाग 2 दिनों में हो जाता है, तो वह कार्य जो आरंभिक कार्य के 4 गुना के बराबर है कितने दिनों में पूरा होगा। तो वह कार्य जो आरंभिक कार्य के 4 गुना के बराबर है कितने दिनों में पूरा होगा। तो 1/4 भाग जो है वो 2 दिन में पूरा हो जाता है किसी कार्य का। देखो भाई 4 में से एक काम मैं 2 दिन में कर दे रहा हूँ। ठीक है। एक काम 2 दिन में कर रहा हूँ, तो 4 काम कितने दिन में करूंगा, 8 दिन में करूंगा, सिंपल। तो वो 4/4 यानी कि पूरा काम मैंने 8 दिन में कर दिया, है ना। वो कह रहा है कि आरंभिक कार्य के 4 गुना, यानी एक काम जो आरंभिक 8 दिन में हो रहा था, उस आरंभिक कार्य का 4 गुना काम कितने दिन में हो जाएगा, 8×4 = 32 दिन में हो जाएगा। जब एक काम 8 दिन में हो रहा था तो उसका 4 गुना काम करना है, तो 4 गुना काम 4 गुने टाइम में होगा, 8×4 = 32 दिनों में हो जाएगा, सिंपल। चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से और उसके बाद हिंदी में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया। तो जो नील की खेती थी उससे रिलेटेड, और आपको याद होगा ये 12th क्लास में हमारी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर था ना, शायद फिफ्थ फिफ्थ था, हाँ 5वां चैप्टर था आई थिंक, इंडिगो, है ना। आपको याद होगा ये, अगर नहीं याद तो फिर दिक्कत है। अरे यार और ऑप्शन तो पढ़े ही नहीं हमने। कपड़ा मिल किसानों द्वारा कर, नील किसान, हाँ नील का ही है ना रिलेटेड। कभी और में नील किसानों से रिलेटेड ही दिया हो कुछ और। 5 लो इंग्लिश में पढ़ लो इसको जल्दी से, पहले पॉज करके फिर हिंदी में देखेंगे। 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश की गई इतने रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। 5% की वार्षिक दर है और 5 वर्ष का समय है। एक वर्ष में 5% मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा साधारण ब्याज, 5×5 = 25% मिलेगा। ठीक है। और साधारण ब्याज ही बताना है, तो इसका 25% बताना है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो सिंपल इसका 1/4 निकालना है, तो 4 से भाग करेंगे, 4×3 = 12, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20। ठीक है। 4×3 = 12, 2 इधर गया, 4×6 = 24, 1 इधर गया, 4×2 = 8, 362.5, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए पॉज करके पढ़िए जल्दी से इंग्लिश में, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। यूके में ये कथन है, इसके आधार पर कार्रवाई क्या की जानी चाहिए बताना है आपको। यूके में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है।
यह भारत में पाए गए कोरोना वायरस से 70% अधिक खतरनाक है। भारत को ब्रिटेन से आने वाली समस्त हवाई उड़ानों को अगले 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये कार्रवाई होनी चाहिए क्या? आई थिंक 1 वर्ष के लिए तो ये गलत होना चाहिए भाई। 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित करना तो मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए, बाकी देख लेंगे। भारत सरकार को समस्त साधनों का उपयोग करते हुए जन सामान्य को यह जानकारी देनी चाहिए कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई अभी जारी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने तथा एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, सारे साधनों का उपयोग करो और ये सारी इन्फॉर्मेशन दो, तभी तो कोविड को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। तो आई थिंक सेकंड वाला केवल सही होना चाहिए और फर्स्ट वाला मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। बाकी तो देख लेंगे फिर। ठीक है, पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए, फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोल रहा है? तार्किक क्रम में लगाना है, तो तार्किक क्रम में ऑप्शन में जाइए पहले। तो ऑप्शन में या तो 1 आएगा या 4 आएगा पहले। तो 1 क्या है? अस्पताल। 4 क्या है? रोग। तो पहले रोग होगा तभी तो अस्पताल जाएंगे। तो पहले रोग आएगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म। रोग के बाद ऑप्शन एक, एक और एक, तो यानी 1 आएगा 4 के बाद। ठीक है, रोग होने के बाद हम अस्पताल गए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3 या 5, रोग के बाद अस्पताल, फिर या तो 3 या फिर 5। तो पहले अस्पताल जाके भर्ती कराएंगे, फिर रोग का निर्णय होगा और फिर उपचार होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 4, 1, उसके बाद भर्ती कराना 3, तो 4, 1, 3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला खत्म। ठीक है, तो एक निश्चित तर्क के आधार पर इसको व्यवस्थित करना होता है। चलिए, इंग्लिश में पॉज करके देखिए जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। ठीक है जी, चलिए। क्या बोल रहे हैं भाई? ये ए बी वृत्त का व्यास है, तो कलर बदलेंगे, वाइट में दिखाई नहीं देता। ये जो ए बी है ना, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, ठीक है, जिसकी लंबाई 97, ठीक है। ए सी 65 है, ठीक है। और सी डी, सी डी 56 है। और डी डी एंगल डी 90 डिग्री है, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताना है, तो ए बी सी और डी का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। ए डी और डी सी वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है, तो ए डी और डी सी स्पर्श रेखाएं नहीं है, ठीक है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये जो है ना, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि जो व्यास है ना, ये व्यास, इससे जब दो ऐसे मिलाया जाता है ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। चाहे आप ऐसे मिलाओगे ना, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई ये तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमें क्या है, ये भी पता है कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। तो वो चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो भाई इस वाले ट्रायंगल का बेस तो दे रखा है, तो हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे? ये 65 है इसका कर्ण, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। बट इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज, तो आप क्या करें? ट्रिपलेट है क्या ये? कुछ 2 3 से कट रहा है क्या? 4 5 6 7 नहीं। तो भाई इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, इस वाले सवाल में मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। और इसका भी बेस निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकालूंगा, तो मेरे को ए डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसमें ए बी सी में मेरे को ये बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आधार, तभी तो मैं इसका एरिया निकाल पाऊंगा ना। ठीक है, और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं है, नहीं और कोई तरीका नहीं। अब ये भी नहीं कह सकते हम इसको समलंब है, क्योंकि समांतर नहीं बोला है। चलो बिना किसी देरी के अब यही करते हैं, ठीक है। तो भाई 65 के स्क्वायर में से, यार बहुत लंबा हो जाएगा ये तो। 65 के स्क्वायर को हम ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लाई के बजाय, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 3600 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इंटू 2 और कर देंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 2 6 2 12 और एक 4, तो 42 25। ये किसका स्क्वायर है ये निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा है, ये कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग है। ओ शिट, नहीं नहीं, ये कर्ण का वर्ग है। ये हमने कर्ण का वर्ग निकाला है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें से माइनस करना पड़ेगा आधार का वर्ग, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो इसमें से हमें डी सी का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना है? 42 25। 42 25 ऊपर लिख लेते हैं, 42 25। ये हमारा क्या आ गया? इसका स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर निकालते माइनस करना पड़ेगा, तो 56 के स्क्वायर को भी ऐसे निकालते हैं 50 और 6 के स्क्वायर के रूप में। तो 5 5 2500
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6×6 = 36 प्लस 2ab। तो 6 दूनी 12, 12×5 = 60। ठीक है, तो ये 6, ये 3, 6×5 = 11, 2 1 3। ठीक है ना, 6 3 6×5 = 11। तो इसमें से 3 1 3 6 घटाना है आपको, 3 1 3 6 इसमें से घटाना है। तो 15 में से 6 गए 9। ठीक है, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1। तो 1089, 1089, 1089। तो 1089 किसका क्यूब होगा भाई? 1089 किसका स्क्वायर है, ये निकालना है आपको। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का हो गया ना सवाल। 8 और 1 9, 9 से कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो ये 11 का स्क्वायर हो गया 121, और 9 जो 3 का स्क्वायर हो गया, तो 11 तिया 33। तो भाई एडी तो हमें पता चल गया ये 33 है। ठीक है, एडी हमारा आ गया 33। एडी हमारा आ गया ये 33। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या ये? अब बीसी और निकालना है, जल्दी से करते हैं ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 4 मिनट ऑलरेडी हो चुकी। बीसी का स्क्वायर निकालेंगे तो वही सेम चीज़ कि इसका स्क्वायर निकाल के कर्ण का वर्ग निकाल के माइनस कर देंगे एसी का स्क्वायर। तो अगेन वही करेंगे, 90 + 7 का स्क्वायर, तो 9 में 8100, 7 7 49, और 2ab तो इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 में 126, तो 126 ये हो गया। ठीक है, 2ab। तो ये कितना हो गया भाई? 9, 6 और 4 10, 1 2 3 और 1 4, और ये कितना हो गया? 9। ठीक है ना, सही जोड़ा है ना हमने? 9 6 4 10, 2 3 और 1 4, 8 और 1 9। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमें निकालना है 65 का स्क्वायर। अभी तो 65 का हमने निकाला था ना यार, उसको मिटा क्यों दिया हमने? 65 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 65 का कितना था? 60 + 5, तो 6 6 3600, प्लस 2ab बी का स्क्वायर प्लस 2ab 10 600। तो ये कितना था? 5 2 12 4। तो 4 2 2 5, ये इसमें से घटाना पड़ेगा 900 में से 9 4, दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको। ठीक है, 9, ये मेरे को माउस से करना पड़ रहा है ना, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। बाकी आप कॉपी पे करेंगे तो इजीली हो जाएगा, हालांकि लगेंगे इसमें 2.5 3 मिनट तो लगेंगे भाई आराम से, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें। 9 में से 5 गया 4, 10 में से 2 गया 8, इसमें 3 में से 2 गया 1, और ये कितना बचा? 9 में से 4 गया 5, तो 51 84। ये किसका स्क्वायर है, ये आपको बताना पड़ेगा। 51 84 किसी का स्क्वायर है भी? 51 84 देखें भाई। तो ये किससे कट रहा है? 5 4 9 8 9 से कट रहा है। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और 6 बचा, 9 7 63, 9 6 54, और 576 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है ना, 24 का स्क्वायर ये है, और 9 स्क्वायर है 3 का, तो 24 दिया 72। तो भाई 72 ये हो गया, कलर से बदले, तो ये हो गया 72। इतना टाइम तो हमें लगेगा भाई इसमें कैलकुलेशन में। 33 72, 33 72, 33 72, 33 72, 33, और ये 72। तो अब इसमें इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकालना, तो 1/2 इंटू लंब गुणा आधार, तो लंब गुणा आधार कितना है? 56। ठीक है, प्लस 1/2 लंब गुणा आधार, तो लंब कितना है? 65, और आधार कितना है? 32। ठीक है, सॉरी 72। तो ये कितना हो गया? 28 गुणा 33। अरे यार, इसमें भी मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी भाई। 3 8 24, 6 7 8, 3 8 24, 8 4 8 4 12, 8 और 1 9, तो 924 प्लस इसमें कितना है? 36। तो इसमें 36 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, इतना ज़्यादा। और यूनिट डिजिट भी सबके 4 हैं भाई, देख रहे हो? 6 पंजे 30, 6 6 36 और 4 40, इंटू 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19। तो ये कितना हो गया? 0 5 9 4 13 और 1 2। तो 23 50 में 924 जोड़ना है, तो भाई जोड़ दो 924। कितना हो गया? साइड में लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, 4 7 9 3 12, 2 1 3 3 2 7 4, 7 4 तो आ ही नहीं रहा।
3274 इनमें से दिख नहीं रहा, नीचे ऑप्शन में है या नहीं पता नहीं। 64 तो है, एक बार देख लें क्या? भाई देख लेते हैं 3274 है क्या इसमें, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो। अबे यार, कहाँ गलती हुई थी भाई? ये 33 था, ये 72 था, मल्टीप्लाई में कहाँ दिक्कत हुई ये पता नहीं। यहाँ पे था 28 गुणा 33, ठीक है। 3 8 24, 3 6 7 8 इंटू 84, 4 8 12 और एक 924 ये आ गया था। और यहाँ 72, 2 3 6, 2 6 12, 36 की गुणा किससे करनी थी? 65 से। तो 5 6 30, 5 3 15 और 3 18 इंटू 6 6 36, 19 20 21, 0 8 6 14, 1 2 1 3 2। ये अलग क्यों आया इस बार इतना? पहले इतना नहीं आ रहा था ना आई थिंक। 924, अब देखें इसको। तो 4 4 2 6 9 3 12, 3 2 6 4, ये देखो ये आ गया ना। मैं कह रहा कहीं ना कहीं गलती हो रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, जल्दी से आगे बढ़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, पढ़िए और फिर हिंदी में देखेंगे। भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार के उद्देश्य से भूमि मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? व्यापार के उद्देश्य से भूमि मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वास्को डिगामा, जॉन मिल्डेन हॉल। मिल्डेन हॉल का नाम सुना सा है, ये शायद सबसे पहले आया था आई थिंक। विलियम हॉकिंस तो बाद का है। वास्को डिगामा और मिल्डेन हॉल, इन दोनों में से एक होना चाहिए। वास्को डिगामा तो खोज करने आया था, व्यापार के उद्देश्य से तो आई थिंक नहीं आया था ना। जॉन मिल्डन हॉल का मैंने नाम सुना है, ये शायद ये भी पहला था कोई भारत में आने वाला। व्यापार के उद्देश्य से आया था या किसके उद्देश्य से आया था? पहला अंग्रेज बोल रहा है तो पहला देखो ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, लो खत्म ही हो गया लो। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पुर्तगाली है, ठीक है सिंपल। पहला अंग्रेज अधिकारी बताना है, तो मिल्डन हॉल शायद वो पहले वाला कंपनी का व्यक्ति था जो आया था। हॉकिंस तो बाद में आया था, 1600 समथिंग में आया था कुछ। ये भी शायद 1600 या 1599 समथिंग में आया था। आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, बाकी गलत भी हो सकता है, देख लेंगे बाद में, ठीक है। पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। एक क्वेश्चन में अभी हमने पीछे 10 मिनट खराब कर दिए। गुणवत्ता वाला भोजन महंगा है, रेस्टोरेंट मालिक रेस्टोरेंट का नवीकरण कर रहे हैं क्योंकि फर्नीचर पुराना हो गया है। रेस्टोरेंट के भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा इससे। इससे गुणवत्ता में कैसे सुधार हो जाएगा भाई? बैठने की सुविधा में सुधार हो सकता है, बट पहला तो गलत होना चाहिए। सभी रेस्टोरेंट उनका फर्नीचर पुराना हो जाने पर उसका नवीकरण करते हैं, इस स्टेटमेंट से ये भी कहीं मुझे नहीं लग रहा, तो भाई दोनों ही गलत होने चाहिए। इंग्लिश में पढ़िए, पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। रुक्मणी देवी को, भाई रुक्मणी देवी पूछा होगा किससे रिलेटेड है, किस नृत्य से जुड़ी है? भरतनाट्यम। ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। खैर देखें, इंडिया टुडे की भारत को आकार देने वाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। 56 में पद्म भूषण दिया। ये सब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि नोट्स में लिख लेना, पेपर में आ सकता है, ठीक है। पूछा ये है कि किस नृत्य से जुड़ी हुई है, तो रुक्मणी देवी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई, ये तो भाई सीरीज़ का, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में पॉज इंग्लिश में किया ही नहीं है। सीरीज़ में आगे बताना क्या होगा। तो 56 से 56 और यहाँ -2, तो ×1 -2 हो सकता है। उसके बाद इंटू थ्री 150, 4 3 12 बिल्कुल सही, तो फिर -4 हो जाएगा। -4 है, ठीक है। अब ×5 हो जाएगा, तो 15 5 75, 750, 8 5 40, 790। लो ऑलरेडी उस पर क्लिक किया हुआ है। इसने क्या किया, ×1 -2, फिर ×3 -4, अब ×5 करना है, ठीक है सिंपल। पॉज करके इंग्लिश में पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, उसके बाद फिर हिंदी में देखिए। 50वें सिख गुरु थे जिनके पिता, कौन 10वें 50वें कह रहा हूँ, कौन 10वें सिख गुरु थे? 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, बस इसमें क्या ही पढ़ना और पिता और 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला था, बिल्कुल सही बात है ये वाली। चलिए पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखिए सॉल्यूशन। चलिए चलिए, क्या बोला इसने? ए का मतलब अलग अलग साइन है इनका, ठीक है। तो 94। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? बी का मतलब कहाँ डिवाइड है, ठीक है। 47, अरे यार यहाँ पे दो ही लिख लेते डिवाइड करके, खैर। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है +63। डी का मतलब क्या है? डी 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 -14। ए का मतलब क्या है? ए कहाँ पे गया? ए कहाँ पे गया? ये रहा। ए का मतलब है +14 × 5,
सी का मतलब क्या है? सी का मतलब प्लस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एक्स लगा दो और बराबर -2 लिख दो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गए 2, और 63 और 2 हो गए 65, -14 पंजे हो गए 70, और प्लस एक्स हो गया। ठीक है, बराबर -2। ठीक है, तो भाई 65 में से 70 गया, कितना बचा? -5, और -5 इधर जाएगा तो हो जाएगा +5, और 5 में से 2 गए 3 बचा, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से पॉज करके, और फिर हिंदी में देखिए। क्या बोला इसने? रस और दूध इस अनुपात में है, अतिरिक्त रस डाला जाता है जिससे अनुपात इतना हो जाता है। प्रारंभ मिश्रण में, यदि प्रारंभ में मिश्रण इतना था तो बाद में मात्रा क्या होगी बताना है। देखो, रस और दूध ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, पहले 3 और 14 था रेशियो, अतिरिक्त रस डाला गया तो एक्स्ट्रा रस डालने के बाद 9-14 हो गया रेशियो। ठीक है। ठीक है, अब रेशियो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने कहा अतिरिक्त, इसने दूध तो कुछ भी नहीं डाला, तो दूध की मात्रा सेम है, बस रस एक्स्ट्रा डाला है 6 यूनिट। ठीक है, रस बढ़ गया। यदि प्रारंभ में मात्रा जो मिश्रण था वो 51 लीटर था, तो भाई प्रारंभ में टोटल कितना है? 14 3 17, और एक्चुअल में 3 गुना है, ये 51 है ना, तो 17 यूनिट की वैल्यू 51 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो बाद में मिश्रण कितना है ये बताना है, तो इसको देखो कितना है ये, 20 30 और 20 और 3 23। ठीक है, तो 23 यूनिट है ये मिश्रण बाद में, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 3 3 और 3 नीचे 69 लीटर मिश्रण होगा। अब बताओ, इजी क्वेश्चन। बाद में पूछा ना मात्रा, दूध या रस की तो नहीं पूछी। चलिए, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या पूछा है? ये सब लिखा जाता है। लिट LIT का कोड बताना है क्या है। तो LIT कहाँ पे? यहाँ पे है LIT, और कहीं पे है क्या LIT? और कहीं पे है नहीं, और कहीं पे नहीं है, तो यहीं पे है LIT। तो क्या बोला? LI, ये अच्छा, इसका अर्थ ये है। तो LIT इनमें से किसी एक का कोड है, इनमें से किसी एक का कोड है। अरे यार, ढक क्यों दिया मैंने? जो LIT है, ये 3 शब्द है ना, इन तीनों शब्द का कोड यहाँ दे रखा है। तो इन 3 में से कोई एक LIT का है, और बाकी LIT किसी में भी नहीं है। तो इन 3 कोड में से एक ऐसा कोड है जो बाकी किसी में नहीं है, केवल इसमें। देखो, NUK ढूंढता हूँ, NUK कहाँ पे है? NUK कहीं है, ये रहा। तो NUK लिट का कोड नहीं हो सकता। ME देखते हैं, ME है कहीं पे, ये रहा। तो ME भी, जो ME है वो भी लिट का कोड नहीं हो सकता। ये दोनों नहीं होंगे तो केवल XIL होगा, जो कि कहीं और नहीं होगा। ठीक है, तो XIL किसका हो गया? लिट का कोड हो गया। समझ पाए? क्योंकि लिट कहीं और नहीं है तो इसका कोड भी कहीं और नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं है को ध्यान रखना। ठीक है, M@R, तो इसका मतलब है A B की माता है, तो M जो है वो माता है, A माता है B की, R की माता है। ठीक है, R%K, तो A B की बहन है, तो R बहन है किसकी? K की। ठीक है, K#G, तो A B का पुत्र है, तो K जो है वो पुत्र है G का। K जो है वो G का पुत्र है। तो ये M का भी पुत्र है और G का भी, तो यानी ये दोनों जो हो गए पति पत्नी हो गए। ठीक है, उसके बाद GN, तो अगेन वही चीज, A B का पुत्र है, तो G जो है वो किसका पुत्र है? N का पुत्र है। ठीक है, N एंड T, तो एंड का मतलब A B की पत्नी है, A B की पत्नी है, तो ये A पत्नी है किसकी? B की, यानी T की पत्नी है। ठीक है, पूछ रहे कौन सा सत्य नहीं है? T M का दादा है, तो T जो है वो M का कौन है? ससुर है ना, दादा थोड़ी है, तो ये पहला वाला ही गलत हो गया। N K की दादी है, तो K की दादी N है, बिल्कुल दूसरा सही है, पहला वाला ही गलत है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने त्रिभुज हैं इसमें ये बताना है, जल्दी से देखेंगे तेजी में। ठीक है, टाइम खराब नहीं करेंगे, जितने हमें दिखाई देंगे उतने देखेंगे ट्रायंगल्स। 1 2 3 4 5 6, एक ये वाला 7, एक ये वाला 8, और एक ये वाला 9। ठीक है, 9 ये हो गए। 9 ये होने के बाद एक ये पूरा 10, एक ये पूरा 11। ठीक है, 11 के बाद एक ये वाला पूरा 12, एक ये वाला 13, एक ये वाला 14। ठीक है, और एक ये वाला 15, ये दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ से यहाँ तक 15, और एक ये वाला 16, और कहीं दिख रहा है? और कहीं नहीं दिख रहा। 16 17 18 19, ये वाला 20, और ये वाला 21।
21 ऑप्शन में भी है, तो 21 पे ही क्लिक करेंगे। जल्दी से, टाइम ख़राब नहीं करना हमें, बहुत कम टाइम है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु कहा जाता है? देशबंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास जी को। ये तो इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। ठीक है, चलिए, देशबंधु किसको कहा जाता था ये पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बजट से आपका क्या मतलब है? संतुलित बजट का मतलब है ना तो व्यय और राजस्व, जो राजस्व और व्यय है, यानी कि जो रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर है वो बराबर होना चाहिए, तो वो जो है वो बैलेंस बजट होता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास। बहुत अच्छे से पढ़ना होता है मौलिक अधिकारों को वैसे भी, और आपको ये पता होना चाहिए कि 19, 20 और 21 ये 3 आर्टिकल्स हटाए नहीं जा सकते। 20 और 21 तो किसी भी तरह की इमरजेंसी में नहीं हटाए जा सकते। 19 केवल नेशनल इमरजेंसी में, जब वो युद्ध या भारी आक्रमण के आधार पर लगाई जाती है, केवल तब 19 की जो सारी स्वतंत्रताएं वो हट जाती हैं स्वतः। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पे होता है कि वो कितनी स्वतंत्रताओं को हटाना चाहते हैं और कितने, वो अधिसूचना जारी करके इसको बता। ये सब तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो इतना तो पता होगा ना कि मौलिक अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है अधिसूचना जारी करके। ठीक है, और राष्ट्रपति सलाह पे काम करता है मंत्रिपरिषद की, ये भी आपको पता होगा। चलिए, एक बेईमान विक्रेता 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, उसमें जिससे उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है, और वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम चावल देता है। इजी बनाओ इसको पहले कि भाई 1 किलो चावल उसने खरीदा कितने का? 20 रुपए का। ठीक है, वो बेच कितने रुपए का रहा है? 24 रुपए का। बट वो केवल 800 ग्राम चावल दे रहा है, कितने रुपए का? 24 रुपए का। ठीक है, तो भाई 1 किलो अगर वो 20 रुपए के ला रहा है तो 800 ग्राम उसने लाए कितने के होंगे चावल? 1 किलो 20 के हैं, तो भाई अगर मैं इसको 5 हिस्सों में काट दूं, तो 200 ग्राम के 5 हिस्से कर दूं, तो चार 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 पंजे 20, तो 200 ग्राम 4 रुपए का होगा, तो 800 ग्राम 16 रुपए का होगा। ठीक है, 16 रुपए का चावल, 16 रुपए का चावल मैं 24 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? 16 रुपए पे 8 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो 1/2 यानी कि 50% का प्रॉफिट मिल रहा है। सिंपल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ए और बी अपने मूल वेतन के मूल्य पर 7:12 के अनुपात में शेयर खरीदे। ये ऐसे सवाल पहले भी आया था, है ना, किसी एक मॉक में। ए और बी ने अपने मूल वेतन के मूल्य पर, जो उनका मूल वेतन है ना, उसके आधार पर इन्होंने इस रेशियो में शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, कंपनी ने उनमें से प्रत्येक को प्रोत्साहन के रूप में 102 शेयर दिए, यानी दोनों को उसने 102 शेयर्स दे दिए, जिसके कारण रेशियो ये हो गया। देखो, पहले ए और बी के पास 7:12, जो कि उन्होंने अपना वेतन खर्च करके इस रेशियो में शेयर्स खरीदे थे। उसके बाद इनको दोनों को 102 शेयर्स दिए गए, जिसकी वजह से 9 और 13 इनका रेशियो बन गया। जितने ए को दिए उतने बी को दिए, बट ए का तो 2 रेशियो बढ़ रहा है और बी का 1 रेशियो बढ़ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इनके जो डिफरेंस है इसको सेम करना पड़ेगा। इसमें कितने का डिफरेंस है? 7, 5, 12, और इसमें कितने का डिफरेंस है? 9, 4, 13। तो डिफरेंस को सेम बनाएंगे, ऊपर 4 की गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, नीचे 5 की गुणा कर देंगे, डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो करिए, 4 की गुणा 7 चौक 28 और 12 चौक 48। ठीक है, नीचे 5 की करिए, 9 पंजे 45 और 13 पंजे 65। ठीक है, अब डिफरेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये? 30, 40 और 5, 45, 17। तो यानी कि इसको भी 17 यूनिट दिया और इसको भी 17 यूनिट दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 यूनिट की वैल्यू 102 है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो भाई अगर मैं देखो कितने शेयर्स थे इनके पास, इसके पास 28, इसके पास 48, अब इसके पास कितने हो गए? 45, इसके पास 65 है, और एक रेशियो की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, इन सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पूछा क्या इसने? प्रत्येक शेयर का मूल्य 65 रुपये है, ए का मूल वेतन ज्ञात कीजिए। भाई ए ने मूल वेतन से 28 यूनिट शेयर्स खरीदे थे, तो टोटल शेयर कितने खरीदे उसने? 28 गुणा 6, इतने तो टोटल शेयर खरीद लिए। ठीक है, और एक शेयर का मूल्य है 65 रुपये, तो इंटू 65 कर दूं तो ये उसका क्या आ जाएगा? वेतन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे? 65 छिक्के, तो 65 दूनी 13 दूनी 26, 13 3 39, तो 39 गुणा 28 हमें करना पड़ेगा। 8 दिन बाद था।
8 तिया 24, 24 और 6 30 और 1 31 इंटू दो, दो नी 18, 3 दूनी 6 और 1 7 0 2, ये क्या लिखा था हमने भाई यार, 9 7 8 24 36 और 1 31 था ये। तो 8 और 1 9 7 3 10, 10 920, 10 920 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। आपको ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हो आप। ठीक है जी। चलिए, नर और मादा युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब 8वीं क्लास में हमने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर्स तो अच्छे से पढ़े ही थे, जिसमें पुष्पों वगैरह के बारे में पढ़े थे कि भाई निषेचन क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के संयोजन की जो प्रक्रिया होती है उस उसको निषेचन कहते हैं। ठीक है। क्या बोल जाता हूँ मैं कभी कभी। नहीं भाई, 8वीं क्लास में और सभी क्लासों में आपने सभी चीज़ें ध्यान से पढ़ी थी। ठीक है। चलिए, दो उम्मीदवारों द्वारा दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है और फिर भी वह 600 मतों से हार जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। बहुत इजी भाई, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले तो दूसरे को 60% वोट मिले होंगे। तो इससे कितने परसेंट वोट से हारा? 20% वोट से ये हार गया। और इस 20% की वैल्यू जो वो 600 दे रखी है। पूछा कि कुल कितने मत पड़े, तो कुल मत जो होते हैं वो 100% थे। 20 की वैल्यू 600, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू 6 पंजे 30, 3000। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से और उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोल रहा है? चाप चार कुट डैश राज्य का एक त्योहार है। झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य अर्थात जंगल की सफाई के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। चाप चार कुट, चाप चार कुट पता नहीं भाई, इसको बाद में देखेंगे। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। इसमें भाई ब्लैंक्स को फिल करना है। तो कैसे करें? देखो यहाँ पे ए एक्स है, तो यहाँ पे ए के बाद एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ए एक्स, ये ए एक्स हो गया, ये ए एक्स हो गया। तो ए एक्स से पहले जेड है, तो यहाँ पे जेड आएगा शुरुआत में। तो जेड तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। सी जेड ए एक्स, तो सी जेड ए एक्स, सी जेड ए एक्स, सी जेड ए। बात तो सही बन रही है भाई, पर इसने शुरुआत में जेड नहीं दे रखा। सी जेड ए एक्स, सी जेड, एंड में भी जेड आना चाहिए, तो ये एंड में भी जेड नहीं है। तो भाई क्या दिक्कत है? शुरुआत में सब में ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो बी है, अगर मैं यहाँ पे बी रख के देखूँ तो क्या होता है? सी बी ए एक्स डैश जेड, सी बी ए यानी ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसा हो सकता है ना? ये वाई है क्या यहाँ पे? वाई ऑप्शन में है, यहाँ पे है, बिल्कुल सही। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया भाई ये तो। ए बी सी एक्स वाई जेड, तो ए बी सी होना चाहिए, फिर एक्स वाई जेड होना चाहिए, तो ए बी सी यहाँ पे भी आना चाहिए, तो बी वाई, बी और वाई और बी, तो बिल्कुल सही सेकंड ऑप्शन। इसने क्या कर रखा है? ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे दे रखा है, आगे पीछे करके दे रखा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि ऑप्शन में मैंने देखा ना, तो शुरुआत में बी था सभी में, तो मैंने यहाँ पे बी पुट करके देख लिया, तो मेरे को समझ में आया ए बी सी बन रहा है। फिर ये एक्स और जेड के बीच में वाई हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप इन सवालों को देख सकते हो। ठीक है जी। चलिए, क्या बोला इसने? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और साथ ही ठीक बाद में एक संख्या है? तो ऐसे प्रतीक जिनके पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या, ये देखना है। तो प्रतीक प्रतीक, ये पहले प्रतीक नहीं है, तो दो प्रतीक एक साथ देखने हैं आपको कहाँ पे है। ठीक है। तो दो प्रतीक प्रतीक, ये रहे दो प्रतीक एक साथ, ठीक बाद में एक संख्या है, बिल्कुल सही। तो एक ही पेयर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, और तो नहीं दिख रहा ना? और कहीं पे भी दो प्रतीक एक साथ नहीं है, तो केवल एक ही पेयर ऐसा है जहाँ पे प्रतीक के पहले प्रतीक है और उसके बाद एक संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, टाइम बहुत कम है और जल्दी से हम चलेंगे। क्वेश्चन बोर्ड मास का, सॉल्व करें इसको। 9 एकम 9 और एक 10, तो भाई 10/9 गुणा में, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 एकम 20 और एक 21/20, और ये डिवाइड की जगह मैं इंटू कर दूंगा और इसको उल्टा कर दूंगा, 38/21। ठीक है, 21 से 21 गया 10 और ये हो गया 19, तो 19/10, तो इंटू 19/10। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे? 21/20 इंटू 38/21, 21×2 = 10, 19, 19/10। तो 10 से 10 गया तो ये बचा 19/9।
19/9 इंटू 3/8, आगे से मैंने ये ले लिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 19/24। तो ये आ गया पहले वाले का 19/24, इस वाले का आ गया 19/24। ठीक है, ये माइनस है। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 15/9 × 36, तो 2/3, 15/36 है तो इंटू करके 36/15 कर दूंगा इसको। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3, 3 दूनी 6, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। ठीक हो गया 8/5। तो ये हो गया 8/5, 5 बन जा भाई। 5 × 15 और 1 16, तो ये 16/5 है, तो इसको 5/16 लिख दूँ, है ना। इंटू कर दूंगा डिवाइड का। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, तो 1/2 ये आ गया। ठीक है, और ये 8/5 आया था हमारे, ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस लिखा था ना, तो ये आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, प्लस का 6 एकम 6, 7/6, तो इसको 6 बना देता हूँ, 2 तिया 6, इसको 3 बना देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 3/6, तो 7 में से 3 गया, 4/6 बचा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, प्लस का, तो 19/24 इंटू, सॉरी ये प्लस 2/3, 16, 20, 30, 45/24। तो मल्टीपल नहीं आ रहा किसी का भी। यहाँ से यहाँ तक अभी हमने किया है, तो इसका आ गया है 2/3। एक बार पहले वाले को क्रॉस चेक कर लेंगे, इसको 2/3 रख के, ये जो है ये आया हमारा 2/3। इसको क्रॉस चेक करते हैं जल्दी से, क्या था इसमें, 9 एकम 9, 10/9 इंटू 21/20 था ये, 21/20 इंटू 38/21, तो ये 21 से 21 कट गया था। अरे यार, ये -1/3 नहीं किया था ना हमने, 19/38 ये आ गया था, 19, सॉरी 19/10 आ गया था ये, 19/10 आ गया था। 10 से 10 गया, 19/9 में से हमें माइनस करना था पहले 1/3, ये 19/9 है। तो इसको भी 9 बना देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 16/9। तो ये कितना आ गया, हाँ 3 गया, 16/9। इस 16/9 को हमें मल्टीप्लाई करना था 3/8 से, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये भी 2/3 आ गया भाई, वाह। तो 2/3 प्लस 2/3 कितना हो गया, 4/3, और 3 एकम 3, एक सही 1/3, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इसमें भी हमने बहुत सारा टाइम खराब कर दिया, केवल इस वजह से, किस वजह से, जहाँ पे हमने माइनस नहीं किया था 1/3। चलिए, क्या बोला इसने, 5 व्यक्ति PQRST एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो इससे सबसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है, जिसने सबसे पहले पढ़ा उसने टी को दिया, जो इसे सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे आर से लिया। तो भाई 5 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जो सबसे पहले पढ़ रहा था उसने टी को दिया, तो इसने टी को दे दिया पहले वाले ने। ठीक है, जो सबसे अंत में पढ़ता है उसे इसे उसने इसे आर से लिया था, तो आर ने जो है वो अंत वाले को दिया। ठीक है, क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो क्यू यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो क्यू है बीच में। ठीक है, पी और आर के बीच में 2 पाठक हैं, तो पी और आर के बीच में 2 पाठक हैं। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था, तो क्यू है तीसरा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से चलेंगे, थोड़ा सा तेजी में, पॉज करिए, पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखें। T20 क्रिकेट में, क्रिकेट मैच में पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी घेरे से बाहर रह सकते हैं। तो ये पावर प्ले में कितने बाहर रहते हैं, 2 बाहर रहते हैं बस। इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके, फिर हिंदी में पढ़िए। दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, एरावतेश्वर मंदिर बनाया था राज राजा चोल सेकंड ने। राज राजा, राजा राज राज, गलत ने लिख रखा है ये, मैंने राज राजा सेकंड, राज राजा चोल सेकंड ने बनवाया था ना, चोल राज राजा, यही है पहला वाला ही। ठीक है, एरावतेश्वर का मंदिर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, एरावतेश्वर का हो गया, तंजावुर का हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, क्या बोल रहा है भाई इसमें, इसमें आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो मिरर इमेज बतानी है, तो ई के सामने ई आएगा, ई से शुरुआत होगी, और ई से केवल एक ही ऑप्शन है, लो 3 ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन करेक्ट है बी वाला। मिरर इमेज बतानी है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था कि
उसने उनके एक कमांडर डैश के नेतृत्व वाली सेनाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो गद्दार कौन था? मीर जाफर, जिसने अपनी सेना को नहीं लड़ने का इशारा नहीं किया था और अंग्रेजों के साथ ही मिल गया था, है ना। काफी सारे लोग मिले थे जिनमें से एक मुख्य ये था। चलिए कलर बदलते हैं अब। एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना है, लड़कों का औसत वजन इतना है, लड़कियों का औसत वजन इतना है। लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः कितनी है बतानी है। कोई क्वेश्चन है क्या ये? सभी का जो 60 विद्यार्थी हैं सभी का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 40। यहाँ हम लिखें बॉयज़ और यहाँ लिखें गर्ल्स। तो बॉयज़ का कितना है? 50। और गर्ल्स का कितना है? लड़कियों का औसत वजन है 30। तो भाई लगा दो इसमें एलिगेशन। तो 50 में से 40 गया 10, 40 में से 30 गया 10। तो 1:1 है इनकी संख्या। तो बराबर बराबर होंगे, 60 में से आधे आधे हो जाएंगे, 30-30। ठीक है जी। इस तरीके से आप एलिगेशन लगा सकते हैं आसानी से। एलिगेशन वैसे भी आसानी से ही लगा सकते हैं, हम किसी पे भी लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाने में कुछ ज़्यादा थोड़ी है, बहुत आसान होता है ना एलिगेशन लगाना। पहली और दूसरी राशि का अनुपात इतना है, यदि पहली राशि 35 है तो दूसरी राशि बताइए, बताओ। ये 5वीं क्लास में मेंटल मैथ में भी नहीं पूछते ऐसे सवाल, बट एग्जाम में आते हैं भैया ऐसे सवाल। तो पहली संख्या जो वो 7 है, 7 रेशियो है, लेकिन इसकी वैल्यू 35 है, तो 7×5 35। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8×5 40। 5 गुना है ना, ये पहली राशि 7 है रेशियो में और 35 दे रखी है, यानी कि 7×5 35। तो 8×5 40। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से और उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। इसने रेशियो दे रखा है भाई, इसको ये लिखा जाता है तो कैसे लिखा जा रहा है? 13×3 = 39 में 4 जोड़ दिया, × 3 + 4। तो इसका ×3 करेंगे, 27×3 = 81। 81 में 3 जोड़ा तो नहीं बन रहा मामला, 81 में 3 जोड़ के तो नहीं बन रहा। ठीक है, ×4 करके देखें, 13×4 = 52, ×4 माइनस कितना कर रखा है? 52। कितना माइनस कर दिया? 7 और 2 9, 9 माइनस कर दिया। इसमें ×4 करें तो कितना हो जाएगा? 25×4 = 100, 4×2 = 8, 108। 108 में से 9 माइनस करेंगे, 99, बिल्कुल सही। तो इसने ×4 कर रखा है और -9 कर रखा है, तो 21×4 = 84। और 84 में से 9 गए, कितना बचा? 4 गया, 5 गया, तो 75। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला इसने। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है जिसमें यह पाया जाता है कि 25% अशुद्ध है दूध जो है। बर्तन में कितना शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिलावट का प्रतिशत 10% तक कम हो जाए? तो शायद पहले भी किसी उसमें आया है मॉक में ना। 80 लीटर दूध है, तो अगर मैं देखूं कि दूध में शुद्ध और अशुद्ध का जो रेशियो वो कितना है? अशुद्ध दूध कितना? 25% अशुद्ध है, तो 25% इसका 20 हो गया। ठीक है, तो और शुद्ध दूध इसमें 60 हो गया। पूछा गया इसने कितना शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिलावट का प्रतिशत 10% हो जाए। इसने ये बोला कि कितना मैं इसमें और दूध मिलाऊं कि जो मिलावटी दूध है ना, अशुद्ध दूध, ये जो 20 लीटर है, ये उसका केवल 10% बने। तो 20 जो है, जो 20 लीटर दूध है, अगर किसी का 10% बन जाए, अगर 20 लीटर जो दूध है ये 10% बन जाए, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इसका 10 गुना, यानी कि 200। तो जो 80 लीटर है इसको 200 बनाना है। 80 लीटर को 200 बनाने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा? 120 लीटर। सिंपल। समझ पाए बात को? उसने ये कहा कि जो अशुद्ध दूध है, मुझे इसमें शुद्ध दूध मिलाना है, और अशुद्ध दूध जो 20 लीटर है वो इतना हो जाए कि वो 10% बचे, बस वो 10% बन जाए उसका टोटल मिल्क का। ठीक है, तो 20 यूनिट 10% बनेगी, तो 100% की वैल्यू होगी 200। और 80 में मैं कितना मिलाऊंगा? 120 लीटर मिलाऊंगा, जब भी तो वो 200 बनेगा। खत्म बस। 30 सेकंड का सवाल था, हालांकि समझाने में 1.5 मिनट लग गया। खैर चलिए। एक कार्य को रामू 36 दिनों में, कानू 32 दिनों में, तो रामू 36 दिनों में और कानू 32 दिनों में कर सकता है। एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं, कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है बताना है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया? 9×4 = 36, 8×4 = 32, तो 8 इसमें आ गया, तो कितना हो गया? 72×4, तो 7×4 = 28, 4×2 = 8, तो ये हो गया इनका एलसीएम 32। तो 8×4 = 32 × 9, 36, 9×4 = 36 × 8, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो एक दिन में दोनों मिलके करते हैं 17 काम। ठीक है, 12 दिन तक काम करते हैं, तो 12 दिन में ही कितना काम कर देते हैं? 12×7 = 84, 12 कम 12 और 8 20, तो 204 काम इन्होंने कर दिया भाई। ठीक है, 12 दिन में। अब बचा काम कितना ये बताना है, तो 204 कर दिया 288 में से, तो बचा कितना? 80 काम बचा।
कितने में से, 288 में से। तो इसको काट दो। 8 से कट रहा है क्या? 8 से कट रहा है, ठीक हम 8, 8 तिया 24, 8 6 48। तो ये 2 से काट दो, 2 5 10, नीचे आ गया 2 एकम 2 18, 5/18। तो ऑप्शन में ही नहीं है। 204 काम हो गया 288 में से। अरे यार, तो 84 बचा ना। आप लोग बताते नहीं यार, बताओ। आवाज़ दे दिया करो मेरे को। 288 में से 84 बचा, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 7/24। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। भाई जल्दी से चलते हैं, 40 क्वेश्चन रह गए, 25 मिनट है, तेजी से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखिए। क्या बोला इसने? किस वर्ष कुल नामांकन न्यूनतम था? भाई इसके लिए ऑप्शन देखेंगे ना। ये क्या बोल रहा है? 95, 96, 98, 98 और 2000। 95, 96, 98, 98 और 2000। 95, 96, 98, 98 और 2000, इनमें से बताना है। ऑप्शन तो 4 है ना, मैं सबको क्यों देखूं। इनमें से बताना न्यूनतम कब था, ये बताना है किस वर्ष में। तो इसमें देखें तो ये 60 हो गया, 160। और ये 160 के बाद 40 इसमें से ले लिए, 200, 400, है ना। अरे मैं सीधा ही जोड़ता हूँ, 9 5 14, 6 5 11 और 1 12, 9 5 14, 6 5 11 और 1 12, तो 424 ये हो गया। ठीक है, इसमें कितना हो गया? 20 इसमें से ले लिया, 200, 400, 425 ये हो गया। तो न्यूनतम पूछा है तो ये नहीं होगा। 98 में कितना हो जाएगा? ये इधर गया, 298 हो गया। अप्रोक्स 300, 480 के समथिंग, तो ये भी न्यूनतम नहीं है। इसमें कितना है? 3 2 500, 500 भी न्यूनतम नहीं है। तो केवल इसमें 1995 में जो है वो कुल नामांकन न्यूनतम है। 1995 में टोटली पूछा है ना दोनों का। हमने डायरेक्ट निकाल दिया, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है, लड़के लड़के नामांकन रिकॉर्ड देना प्रशुद्ध। ठीक है। नए एसबीआई के चेयरमैन, भाई पता नहीं, करंट अफेयर का, आगे बढ़ेंगे है ना। चलिए, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में इसको देखेंगे। चलिए, इसने क्या बोला है भाई? कलर बदल दो पहले। तो ये बोला है 19 नवंबर 2005 को शनिवार था, 23 नवंबर 2008 को क्या होगा? हमने आपको बताया जब सेम डेट पे नेक्स्ट ईयर जाते हैं, 19 नवंबर 2006 में जाऊंगा मैं, तो एक दिन प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 2007 में जाऊंगा तो एक दिन प्लस हो जाए। हाँ ठीक आ गई भाई। 2006 में गया, प्लस हो गया एक दिन। फिर 2007 में एक प्लस हो गया। 2008 में क्या है, ये 4 से कट रहा है, लीप ईयर है, तो इसमें 2 दिन प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के 4 दिन हो गए कब तक? 19 नवंबर 2008 तक। मेरे को 23 नवंबर पे जाना है, तो 19 से 23 तक जाने के लिए +4 और चलना पड़ेगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8/7। एक रिमाइंडर बचा, तो शनिवार से +1 कर दो तो रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी चलिए, बहुत तेजी में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। और ये भी हो सकता है महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने के लिए बनाया गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करें। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, ये भी दिया गया है। प्रकृति में न्याय संगत बनाया गया है, ये तो गलत है भाई। ये जस्टिफिएबल नहीं है ना, न्याय संगत नहीं है। अगर कोई पालन नहीं करता है तो न्याय संगत नहीं है ये। चलिए, विभिन्न गतियों और उनके उदाहरणों के संबंध में निम्नलिखित युग्म की पहचान करिए। ये साइंस के क्या दे देते हैं ये? आवर्त गति, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसको आवर्त कहते हैं। घूमने को बिल्कुल हो सकता है। रेखीय गति, एक कोण पर हवा में फेंका गया पत्थर। तो कोण पे एक एक कोण में फेंका गया पत्थर, कोण बना के फेंका गया पत्थर। रेखीय गति तो सीधी होनी चाहिए ना। तो आई थिंक ये गलत होना चाहिए फिर। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। साइंस में डब्बा गोल। निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरापार परमाणविक विद्युत स्टेशन, जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कहाँ पे है भाई? अपना गुजरात में, ठीक है। राजस्थान में कौन सा है? कलपक्कम, और कलपक्कम के रावत भाटा। महाराष्ट्र में तारापुर। कर्नाटक में केगा। ये सब आपको याद होने चाहिए, परमाणु जो संयंत्र है हमारे, ठीक है। पॉज करके पढ़िए, फिर इंग्लिश में देखेंगे जल्दी से। क्या बोले? एक अलमारी इतने रुपए में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर इतने रुपए खर्च होता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य किस मूल्य पर बेचना चाहिए? भाई इतने रुपए की खरीदी और इतने रुपए इसके परिवहन पे खर्च हो गए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका? ये प्लस परिवहन का भी खर्चा जुड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 40। तो ये कितना हो गया? 14,600 रुपये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। 15% लाभ कमाना है, तो 15% लाभ कमाने के लिए 10% हो गया इसका 1460।
और 5% हो गया इसका, 2 7 14, 2 3 6 0। तो 0 6 3 9 7 4 11, 2,190 रुपये का इस पे लाभ इसको कमाना है। ठीक है, 15%। तो कितने की बिकेगा? 0 9 6 1 7 4 2 6 1, 16,790। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का पढ़ा तो है, पैरन अभी बाद में देखते हैं इसको, जल्दी से ना, टाइम कम है, आगे बढ़ेंगे, 20 मिनट है केवल। मुगल बादशाहों में से कौन शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह को, बहादुर शाह। इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, पॉज करके फिर हिंदी में देखेंगे। एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, ठीक है। एक को 10% के लाभ पर, दूसरे को 5% के हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपये है। मैंने कहा अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, पहली को मैंने 10% के लाभ पे बेचा, दूसरी को 5% के हानि पे बेचा, दोनों के बीच का अंतर कितना है यहाँ पे? 10 5 15 है। तो उसका अंतर उसने 60 दे रखा है, यानी कि 4 गुना दे रखा है। पूछा क्या है? क्रय मूल्य का योग। तो दोनों का क्रय मूल्य मैंने 100 माना था, एक्चुअल में उसका 4 गुना हो जाएगा। तो एक व्यक्ति एक वस्तु का 400 हो जाएगा, दोनों वस्तु का 800 हो जाएगा। ठीक है ना। क्रय मूल्य का योग बताना है। मैंने 100 माना था, उसके हिसाब से मेरी जो आंसर आया वो 15 आया, बट एक्चुअल वैल्यू जो है वो उससे 4 गुना है। तो 100 की 4 गुना 400, 400 दूनी 800। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसमें ये क्या ही है भाई, ये दे रखा है x+1/x क्यूब बताना। तो क्यूब क्या होता है? a की क्यूब -3a। जहाँ पे a बराबर होता है ये, 2 की क्यूब कितनी होगी? 8, -3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। तो भाई कुछ, ये जो मोबाइल है इनमें से कुछ क्या है? लैपटॉप है। कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। तो इसमें से जो लैपटॉप है कोई भी कंप्यूटर नहीं है। ठीक है। सभी फ़ोन कंप्यूटर हैं। तो फ़ोन जो है ये कंप्यूटर के अंदर हैं सारे। ठीक है, ठीक है। निष्कर्ष, कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। 100% तो कुछ नहीं है भाई, इसने बोला नहीं है तो कनेक्शन कैसे बता सकते हैं? कम से कम कुछ फ़ोन लैपटॉप हैं। तो कम से कम कुछ फ़ोन लैपटॉप हैं भाई, ये भी नहीं बता, ये तो 100% ही गलत है। जब कंप्यूटर नहीं है तो फ़ोन कैसे हो जाएगा? तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है। यार ये लाइट झटके क्यों मारती है भाई? लाइट ने फिर से झटका मार दिया, पीसी बंद हो गया। अब इसको दोबारा से शुरू करेंगे। चलिए भाई, लाइट ने झटका मारा था और इसके हम आंसर पहुंचे थे कोई भी नहीं। ठीक है। ये लाइट का झटका क्या कर सकते हैं। चलिए 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 जल्दी से, इसका आंसर क्लिक हो गया या नहीं हुआ? 71 का हो गया। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे ना, टाइम भी कुछ कम हो गया, वापस से रिस्टोर हो गया है ना। आपको पता है जैसे ये लाइट झटका आज पहली बार तो नहीं है, मार देती है बीच बीच में झटका। तो इसमें क्या होता है कि वहीं से रिस्टोर हो जाता है। ठीक है। टाइम 1 2 मिनट ऊपर नीचे हो गया हो तो कह नहीं सकते क्योंकि। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करना है? इन वनों में सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण है। सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण है। हो सकता है सदाबहार और नम का मिश्रण हो। सबसे व्यापक वन है, मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आई थिंक दोनों होने चाहिए। पहला गलत सा भी लग रहा है क्योंकि सदाबहार कह रहा है, बट अब देखते हैं क्या होता है ना। चलिए जल्दी से देखेंगे, बहुत कम टाइम है। बोला कि इसने एक के क्वेश्चन दिया है, उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं बताना। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष से एक्स का स्थान क्या है ये बताना है। तो एक्स का स्थान शीर्ष से क्या होगा ये बताने के लिए, वाई का स्थान एक्स से 4 स्थान नीचे, एक्स से 1 2 3 4, यहाँ वाई है। और नीचे से 30वें स्थान पर है, वाई का स्थान नीचे से 30वें पे है। तो एक्स का स्थान हम बता सकते हैं ना, टोटल 50 विद्यार्थियों में बिल्कुल बता सकते हैं, ये वाला सफिशिएंट है। जेड का स्थान एक्स से 2 स्थान ऊपर है, तो जेड जो है वो एक्स से 2 स्थान ऊपर है। ठीक है। और नीचे से 32वें स्थान पर है, तो जेड नीचे से 32वें स्थान पर है, वैसे एक्स से तो इससे भी बता सकते हैं। हमें टोटल तो पता है ना 50 विद्यार्थी हैं, तो दोनों ही बता सकते हैं। या तो एक, केवल एक पर्याप्त देने के लिए, या तो एक या दो पर्याप्त है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताना है भाई, इसको ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है। तो पहले सी से फर्स्ट का लिंक देखें, फिर फर्स्ट से लास्ट का देखें। तो सी से एम का कोई लिंक है क्या? एन ओ बहुत दूर है, एम से सी बहुत दूर है, और सी से टी, डी, सी, टी, डी, सी, 3 से 20 17, तो ये भी बहुत दूर दूर है। तो इसको जल्दी से ना मैं क्या करता हूँ, अपोजिट भी नहीं है ना, अपोजिट भी नहीं है, जल्दी से इसको ऐसे बांट के देख लो ध्यान से अपने उसमें। सी से बी -1,
एन से m-1, एन से ओ, बिल्कुल सही। तो इसने क्या है, इसमें क्या है ना, इसने डिवाइड करके दिया हुआ है शायद पैटर्न को, वही गिने चुने 4-5 पैटर्न है, और क्या ही पैटर्न होंगे इसमें, ठीक है। ठीक है, नहीं सीक्वेंस में भी नहीं दे रखा, यही पैटर्न हो सकता है, ठीक है। आर क्यू यू, तो क्यू आर, सॉरी आर क्यू आर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख के देखूं, RST, एक सेकेंड, PQRTUDE, ठीक है। तो STEAMER, ठीक है। और यहाँ से Q का क्या था, RPQR, तो +1, बाकी सब में -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें -1 करेंगे, कितना आएगा, R, E से कितना आएगा D, और इसमें T कितना है S, तो DSR, ये खत्म, DSR, ठीक है। A से B, तो A से B, DSR B, ये खत्म। उसके बाद यहाँ से -1 कितना आएगा, RSPQR, तो Q, Q केवल इसमें 4 में, ऑप्शन में, बाकी सब खत्म। इसने क्या किया, इसमें 7 वो जो थे अल्फ़ाबेट्स, इसने 3-3 के पेयर में बांट के उसमें -1 कर दिया, और बीच वाले को +1 कर दिया, ठीक है। चलिए पॉज करिए जल्दी से इंग्लिश में, फिर देखेंगे हिंदी में। एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। देखो 5 घंटे में वो एक दूरी तय कर रहा है, और चल कितना रहा है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटे में वो कितना चल रहा होगा, 5 × 15 150 किलोमीटर चल रहा होगा। अगर उसको ये ढाई ढाई घंटे में इस दूरी को तय करना है, तो उसको कितने की स्पीड से जाना पड़ेगा। देखो पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो, 25 × 150, 60 की स्पीड में वो 250 किलोमीटर, 1560 की स्पीड में वो 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा उस डिस्टेंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में। डैश एक एकल वाद्य यंत्र है जिसे बांस और एक लौकी का उपयोग करके बनाया जाता है, और महाराष्ट्र में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया जाता है एक तारा। ये PYQ का रिसेंटली किसी का था, ये शायद किसी एग्जाम में आया था अभी, CPO या CHSL समथिंग किसी में आया होगा। आर पहले घंटे दूसरे घंटे इत्यादि क्रमशः, आर पहले घंटे दूसरे घंटे इत्यादि में क्रमशः 10, 9, 1 की गति से 10 घंटे तक दौड़ता है, तो उसकी औसत गति क्या है। देखो सेम चीज़, वही पहले भी आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन। तो उसने क्या बोला, पहले घंटे में 10, फिर 9, फिर 8, इस तरीके से जोड़ भागता है ये, ठीक है, और 1 तक जाता है। 10 घंटे दौड़ रहे हैं, तो अगर मैं ये देखूँ 10 घंटे में टोटल कितना दौड़ रहा है, टोटल डिस्टेंस निकालूंगा अपॉन में टोटल टाइम, तो वो टाइम 10 घंटे है। तो अगर मैं टोटल निकालूंगा, इससे अच्छा मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ। तो एवरेज कितना होता है, एवरेज होगा 5 से 6 के बीच में, बीच वाली संख्या होती है एवरेज, और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो 5 से 6 के बीच में एवरेज होगा, तो 5.5 ये होगा इसका एवरेज, ठीक है। जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो बीच वाला ही तो एवरेज होता है, तो 5.5 जो है इसका एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेजोड़ यानी कि ऑड वन आउट छांटना है आपको। इसमें आयतन लीटर में नापा जाता है, समय सेकंड में, प्रतिरोध ओम में नापा जाता है, दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। तो आयतन लीटर से तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये गलत होना चाहिए, बाकी देखते हैं। स्वीट को 14 लिखा जा रहा है, तो स्वीट को 14, पॉइंट को 28, तो एस को क्या लिखते हैं भाई, एस को 19 लिखते हैं, डब्ल्यू को कितना लिखते हैं, 23 लिखते हैं, और ई को 5, 5, और टी को 20। तो 10, 9, 19, 20 और 2, 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72 हो गया। 72 को 14 लिखा जा रहा है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है ना। अपोजिट्स को देखें, 72 14 का मल्टीपल है क्या, नहीं, बट ये 7 दूनी 14 दिख रहा है मेरे को, 7 दूनी 14, ठीक है। पॉइंट को देखें एक बार, 16, 15, 9, एन कितना 14 और 20, तो ये कितना हो गया, 6, 5, 11, 9, 20, 24, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 चौक 28, बिल्कुल सही। तो इसको देखना है कि जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। बी, आर कितना है, आर 18, ई 5, ए और के कितना है 11, 10, 5, 15, 16, 17, 1, 2, 3, तो 7 या 21, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मूल संरचना आई थी केशवानंद भारती केस में 1973 में, बहुत फेमस केस है, और आई होप, मतलब आई थिंक आपने इसको पूरा डिटेल में सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मूल संरचना का, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है।
राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखने की शक्ति होती है आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास। ठीक है, पॉज करिए जल्दी से फिर हिंदी में। कौन श्री साई नटराज अकादमी ऑफ कुचिपुड़ी का संस्थापक सदस्य था, जो कुचिपुड़ी के प्रशिक्षण और कुचिपुड़ी से रिलेटेड कौन है इसमें से? पता नहीं भाई, इसको बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है। देखो ऐसे क्या करो, इसको, ये एक लाइन है, इसके बीच में आता है कॉस्ट प्राइस, इधर आता है पॉजिटिव, इधर आता है नेगेटिव, इधर प्रॉफिट है। तो 900 रुपये में बेचने पर लाभ होता है और 450 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, तो 450 रुपये में बेचने पर हानि, 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वो 450 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का दुगना है। तो अगर यहाँ पे हानि x होती है तो लाभ कितना है, 2x है, डबल लाभ होता है। ठीक है, तो इससे यहाँ के बीच की दूरी 3x है, और एक्चुअल में कितनी है, 450 से 900 के बीच की दूरी 450 है। तो 3x की वैल्यू 450, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 3 3 बन जाता 150। तो x की वैल्यू 150 हो गई, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें 150 प्लस कर दूंगा मैं, 400 500 और एक 600 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब पूछा गया इसने 25% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 600 का, 15 चौका 60, 150। तो 150 रुपये अधिक यानी कि 750 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से शुरू करती हैं और क्रमशः 40 की स्पीड 45 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बताना है। जब वो मिली तो एक ट्रेन दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। देखो दोनों की स्पीड में अंतर कितना, 5 का। तो एक ट्रेन 1 घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही होगी और ये 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं, तो यानी कि इनको 4 घंटे लगे होंगे टोटल मिलने में। आप समझ रहे हो ना, 1 किलोमीटर चलने में, सॉरी 1 घंटे में जो चलते हैं डिस्टेंस, 5 किलोमीटर अधिक चलती है एक ट्रेन। तो 20 किलोमीटर अधिक यानी कि 4 घंटे लगे होंगे उसको, और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कुल मिला के वो कितना डिस्टेंस चल रहे होंगे, 4 घंटे तक चले हैं। और एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ना, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो स्पीड प्लस हो रही होगी इनकी, तो 85 स्पीड हो जाएगी और 4 घंटे तक ये चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 17 17 दूनी 34, 340 किलोमीटर चलेंगे वो। ठीक है ना, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। समय मुझे पता चल गया तो मैंने निकाल दिया डिस्टेंस। सबसे दुर्बल अम्ल है, अब ये किसी मॉक में रिसेंटली ही आया था जब हमने इसको स्किप किया था, बेंजोइक एसिड जो है इसका सही आंसर है। मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो मेंडलीफ के जब कार्य प्रारंभ किया था कितने थे, 63 ज्ञात थे। ये तो इंपॉर्टेंट भी और काफी बार आया हुआ है, रेलवे में तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इसने क्या बोला, संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 3 गुना है, तो एलसीएम बराबर है 3 गुना एचसीएफ का। ठीक है, 3 HCF इसको लिख सकता हूँ। यदि एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल इतना है तो एलसीएम कितना है, एलसीएम एलसीएम मैंने 3 HCF मान लिया, तो 3 HCF इंटू HCF, ये एलसीएम हो गया, ये HCF हो गया, बराबर कितना है, 867। तो ये 3 को इधर ले आता हूँ मैं, डिवाइड में, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 2 3 निम 27। तो H इंटू एच यानी H स्क्वायर आ गया 289, तो H आ गया 17। ठीक है, तो एक आ गया H 17। संख्याएं ज्ञात करो, देखो संख्याओं का मल्टीपल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ 17 है, तो एक संख्या भी 17 हो सकती है, तो 17 यहाँ पे है केवल। एलसीएम इंटू एचसीएफ संख्याओं का भी तो मल्टीपल होता है ना, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो एचसीएफ अगर 17 है तो एलसीएम 51 आ जाएगा, तो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन भी तो यही होगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना, एक सेकेंड, एलसीएम और एचसीएफ का दे रखा है ना मल्टीप्लीकेशन, यही होना चाहिए, बट टाइम कम है, अब आगे बढ़ते हैं ना। गांधार कला विद्यालय निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित था। गांधार कला, यूनान, इटली, हंगरी, बेल्जियम। यार इटली हंगरी बेल्जियम का तो कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं लग रहा, जो हमने कलाएं देखी है वो यूनानी, रोमन कलाएं, गंधार, तो शायद ये बौद्ध, जो बौद्ध कला है, या मतलब बौद्ध मूर्ति बनी है शायद, ये ऐसे उनका है शायद। तो इसके साथ जाऊंगा मैं, यूनान के साथ, है ना, क्योंकि इन सब से तो मुझे कनेक्शन कोई दिख भी नहीं रहा, यूनान, रोमन और ये सभी वो दिखते हैं ना। पॉज करिए जल्दी से, अब पॉज नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है हमारी 600 मीटर, 6000 मीटर, सॉरी। ये तो आपने ज्योग्राफी का बहुत बेसिक पहले ही चैप्टर में है ना, 11th क्लास में और उसमें 9th 10th में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है।
सबसे अधिक प्रतिशत की बात करें तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। ये आपको सेंसस का तो सारा डेटा पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। श्याम गीता को बताता है श्रीलंका पहुंचने का रास्ता वायु मार्ग और जलमार्ग से है, तो इससे क्या धारणा बना सकते हैं, गीता को श्रीलंका जाना पसंद है? ऐसा तो नहीं बना सकते इससे। शाम को लोगों को सलाह देने का शौक, ये तो शायद पहले भी आया है, तो मेरे हिसाब से दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। ए पर समकोण के साथ एक समकोण त्रिभुज, जल्दी से देखते हैं भाई। ए पर समकोण त्रिभुज, ए पर समकोण के साथ एक समकोण त्रिभुज में भुजा ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई ए बी सी ऐसे मान लेते हैं। ए बी की लंबाई 4 है, बी सी की लंबाई 15 है, तो ए सी की लंबाई कितनी होगी? तो कर्ण का वर्ग कितना होगा? 225। इसमें स्क्वायर घटाएंगे 4 का तो कितना बचेगा? 9, 0, 2। तो 209 बचेगा, वो भी रूट का बन जाएगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 209। तो इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, इजी था, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। पॉज करिए, हिंदी में देखिए। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को किस सांस्कृतिक नाटक नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है? कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों का पतन आ, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में ये है। हाँ, ये PYQ भी है, और विशाखा दत्त ने इसको लिखा है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, तो आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है पश्चिम की तरफ गिरने वाली, अरब सागर वाली? तो ये तापी नदी। नर्मदा और तापी जो है वो एस्चुअरी बनाती है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कागज के टुकड़े को मोड़ो और उसके बाद खोलो, तो भाई कौन सी आकृति बनेगी, देख लो इसमें से, ऑप्शन में से। तो मिरर इमेज बननी चाहिए, पहला वाला तो ऑप्शन गलत है। दूसरे वाले में ये लाइन नहीं दे रखी, दूसरा भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, चौथा तो कहीं से कहीं तक सही हो ही नहीं सकता, तो तीसरा ही ऑप्शन ठीक है। चलिए, इसने क्या बोला इसमें? 2 मिनट, एक बार ना आगे के भी देख लेते हैं ना, कैलकुलेशन ही है इसमें, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इसमें भी कैलकुलेशन है, एक बार देख लेते हैं। जीएस का तो नहीं है कुछ। यजुर्वेद डैश से संबंधित, तो यजुर्वेद अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। इसमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है इसको। अच्छा, 100वां क्वेश्चन है, तो इसमें देख लेते हैं एलसीएम क्या होगा इनका। तो संख्याओं का एलसीएम निकालने पहले, तो 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा? हाँ, 15, 30, 45, 60। तो संख्याओं का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 एक ही ऑप्शन में है। बाकी इनके मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, x⁻3 y⁻5, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है जब भी आपको ये पावर में दी जाती है संख्या, तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है, ठीक है जी। चलिए, और बाकी नंबर्स का एलसीएम तो आपको दिख ही गया, 60 आ गया। अब देखते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था हमने, क्या था इसका। 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? 10% की राशि अगर 2 वर्ष में, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 20%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 121, यानी 21 रुपये मिलेंगे। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1। साधारण ब्याज उतना ही मिलता है ना 2 साल में जितना परसेंट होता है, तो 20% मिलेगा। 1 साल में 10%, 2 साल में 20%। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना मिलेगा? 10 से 11 हो रहा है, 1 साल में 10% है, दूसरे साल भी 10 से 11 हो रहा है, तो वो 100 से 121 हो जाता है। तो यानी 21 रुपये मिलता है ब्याज। दोनों के बीच में अंतर पूछा, तो एक का अंतर है, सिंपल। चलिए, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा रह गया था? ये वाला, इसको भी कर लेते हैं ना, ये तो ग्राफ का है, आसानी से हो जाएगा। 2021 में, इस 40 सेकंड रह गए, पढ़ते हैं इसको। 2021 में 2020 से अधिक कंपनी की आय पिछले वर्ष की तुलना में 2019 के समान प्रतिशत बढ़ जाती है। 2021 में 2020 से अधिक कंपनी की आय, इसको इंग्लिश में पढ़ें, क्या लिखा है यार इसने। इन 2021 द इनकम ऑफ द कंपनी ओवर 2020 इंक्रीजेज बाय द सेम परसेंटेज एज इन 2019 ओवर इट्स प्रीसीडिंग ईयर्स। अच्छा, 2019 में जितना बढ़ा था पिछले वर्ष की तुलना में। अभी 8 सेकंड रह गए, इसमें क्या कर सकते हैं। इसने ये बोला है 2019 में जितना बढ़ा था ना पिछले वर्ष की तुलना में, तो यानी 2018 की तुलना में 2019 में जितना बढ़ा है। अब कुछ नहीं बढ़ा, अब तो सब घट गया, ठीक है। टाइम खत्म हो चुका है। तो आज का मॉक टेस्ट काफ़ी ठीक था वैसे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे ना, काफ़ी मैथ्स में भी कुछ कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले हैं ना। थोड़ा लेंदी सा भी था आज का मॉक टेस्ट, और एक क्वेश्चन में हमने 10 मिनट ले दिए थे, देखो। 4 क्वेश्चंस तो वो गलत हो गए जो हमने अभी किसी में तुक्का ही नहीं मारा था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने वो किए हैं अभी तो, जो हमें आते थे। तो अभी तो हमने तुक्के के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा था, फिर भी हमारे 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। बाकी 90 करेक्ट हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज के पेपर में अच्छा था, आज का पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है। ऐसे पेपर्स बनाए जाने चाहिए जिसमें अच्छे अच्छे से वैरायटी क्वेश्चंस देखने को मिले, है ना। नए नए क्वेश्चंस भी आज के मॉक टेस्ट में बहुत सारे देखे हमने, ठीक है।
एक वो वाला था जिसमें कैलकुलेशन हमने 10 मिनट खर्च किए थे, हालांकि वो 10 मिनट लगते नहीं, हमने केवल ये माउस से करना होता है, ऊपर से इसको मिटा मिटा के फिर वो सब चीज़ें करनी होती है ना, इस वजह से, वरना उसमें भाई 3-4 मिनट तो लगते कम से कम, कैलकुलेशन ऐसी थी। ठीक है। और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले भाई। तो अच्छा था ओवरऑल, आज का मॉक बहुत अच्छा था। ठीक है। 4 क्वेश्चंस हमारे गलत हुए, जो जबकि तुक्का नहीं मारा तब भी गलत हुए। अब ये देख लेंगे कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हुए। तो अब जब इसका एनालिसिस आएगा ना, कब आएगा, 10 मई 2025 को इसका एनालिसिस आएगा। तो उस वक्त हम देख लेंगे हमने कौन कौन से क्वेश्चंस स्किप किए हैं और कौन कौन से हमारे गलत हुए। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, टाइम के इशू की वजह से कुछ चीज़ें हो नहीं पाती हैं। बार बार बोल तो मैं देता हूँ कि भाई इनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, बट मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना। और ये लोग क्या करते हैं कि भाई इसका जो एनालिसिस आता है ना, वो 2-3 दिन में हटा देते हैं उसको। जो हमने अटेम्प्ट किया है ना लाइव मॉक, उसका जो एनालिसिस आएगा ना, वो 2-3 दिन में हट जाता है अपने आप। तो उसको 2-3 दिन बाद देख नहीं सकते। तो इसलिए भी 2-3 दिन मिस होते हैं, तो वो एनालिसिस हट जाता है, इस वजह से मैं आंसर्स उसमें कमेंट में पिन नहीं कर पाता हूँ। ठीक है जी। तो चलिए कोई नहीं, कोशिश करेंगे ना कि पिन कर देंगे कमेंट में इसका। और ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपने भी लगाया होगा, और नहीं लगाया तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाना, ये बहुत अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट था। ठीक है जी। तो चलिए फिर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।